मेरा नाम नवीन है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो उम्र भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। जब आंखें बंद करता हूँ तो बचपन के वो दिन सामने आ जाते हैं, जैसे ये कल की बात हो। हमारा एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत और दिल में बहुत सारा डर। हम 6 भाई बहन थे, 5 बहनें और मैं, इकलौता भाई, और उन सब में सबसे बड़ा। जब मेरा बाप मरा तो मैं सिर्फ 8 साल का था। एक दिन माँ मुझे स्कूल से लेने आई। मैं खुद ही वापस आया तो देखा कि घर के बाहर औरतें बैठी रो रही थीं। माँ ने मुझे सीने से लगाया और बस इतना कहा, अब तुम ही मेरे सहारा हो नवीन। बस मुझे ये पता नहीं था कि ये सहारा क्या होता है, लेकिन इतना जान गया था कि अब सब कुछ बदल चुका है। माँ ने सिलाई कढ़ाई, दूसरों के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कुछ किया, बस हमारे पेट भरने के लिए। और मैं पहले एक बच्चा था, फिर धीरे धीरे जिम्मेदारी बन गया। 5 बहनों की आंखों में उम्मीद थी। उनकी हंसी सजीव थी, लेकिन मेरी जिंदगी गहरी थी। मैं पढ़ना चाहता था, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये पता था कि किताबों से पेट नहीं भरता। चौथी क्लास में था जब मैंने स्कूल के साथ साथ कपड़ों पर प्रेस करना भी शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई करता और स्कूल से लौटकर प्रेस भी करता, और फिर रात को बहनों के साथ एक कोने में चुपचाप बैठ जाता। माँ अक्सर कहती, नवीन, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बाद इन 5 बहनों का कोई नहीं है। ये सुनकर मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना कोई सवाल। मेरे हम उम्र बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे और मैं चुपचाप खिड़की के सामने कपड़े प्रेस करता। एक दिन जब मैं अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहा था, माँ को बुखार था। मैं स्कूल से आकर उनके माथे को छुआ, वो बहुत गर्म था। माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, नवीन, एक दिन तुम टीचर बनोगे। भगवान करे कि तुम भी टाई लगाकर स्कूल जाओ और बोर्ड पर लिखो। मैंने कहा, और मेरी बहनें? वो कहने लगी, भगवान करे तो उनका सहारा बने। ये मेरी माँ की इच्छा थी और मैं उनकी ही इच्छा बनकर जीने लगा। बोर्ड के बाद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन साथ में अब मैं एक स्कूल में भी काम करने लगा। कभी झाड़ू लगाता तो कभी क्लासरूम साफ करता, बस ताकि पैसों की कमी ना हो। मेरे जूते में छेद हो जाते थे, लेकिन बहनों की चप्पल नई होती थी, यही मेरी खुशी थी। एक रात बहनें आपस में गप्पे लड़ा रही थीं। सबसे बड़ी बहन सोनिया ने कहा, भाई को कहीं बाहर भेज देते हैं, दुबई या सऊदी अरब, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं खामोशी से दरवाजे के पास बैठा सुन रहा था। माँ ने तुरंत कहा, नवीन कहीं नहीं जाएगा, हमें वो यहीं पर चाहिए। ये सुनकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरी मौजूदगी किसी के लिए सुकून है। वक्त चलता रहा जैसे चलता है। मैंने अपना बीए पूरा किया और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। फिर सरकारी स्कूल में मेरी टीचर की नौकरी लग गई। उसी दिन माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उन्होंने कहा, आज तुम वो बन गए हो जो तुम्हारे पापा बनना चाहते थे। सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली तो लगा जैसे बरसों की मेहनत का फल मिला हो। माँ ने वो दिन दिवाली की तरह मनाया। मेरे हाथ में सैलरी का पहला लिफाफा आया तो मेरे हाथ में इतने पैसे देखकर मैं खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। लेकिन जब उस लिफाफे को खोला और माँ के हाथ में रखा तो चुपचाप माँ की नज़र बहनों की तरफ उठी। अब उनके नसीब का वक्त आ गया है नवीन। अब तुम इनके बाप भी हो और भाई भी। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन माँ को भरोसा था कि बेटे की नौकरी सब कुछ बदल देगी। पहले महीने ही मैंने माँ को सिलवाया हुआ सूट सलवार दिया, बहनों के लिए छोटे मोटे तोहफे दिलवाए। उनके चेहरे पर चमक देखी, वही मेरे लिए तनख्वाह की असली उम्मीद थी। लेकिन माँ की आंखों में कुछ और ही था, कुछ दूर की फिक्र। सोनिया 16 की हो गई थी। संतोष का लड़का बाहर से आया हुआ है, बात करके देखो, शायद कोई बात बन जाए। उसके रिश्ते की बातें शुरू हो गईं। हर हफ्ते माँ कहीं न कहीं पर बात करती, लेकिन हर बार यही जवाब आता, लड़की तो अच्छी है, लेकिन दहेज में क्या देंगे। मैं कभी चुप होकर सुनता तो कभी दिल में कुछ खलबलाने लगता। माँ की जुबान रुक रुक कर चलती, हम गरीब लोग हैं, सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। एक बार एक साहब मेरी बहनों को देखने आए। माँ ने कपड़े प्रेस किए, खाना बनाया, बहनें अच्छे से तैयार होकर बैठीं। वो चले गए तो माँ ने कहा, कहते हैं कि 2 तोले सोना, फ्रिज और मोटरसाइकिल भी चाहिए। माँ, मेरी पूरी सैलरी मिलकर भी इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा। जानती हूँ बेटा, लेकिन सोनिया भी कब तक बैठी रहेगी। शादी की उम्र, ससुराल के सपने, ये सब कुछ मेरी बहनों के लिए कहानी बन चुके थे। मैं जहाँ भी रिश्ते देखता, हर जगह एक ही सवाल होता, दुल्हन के साथ क्या दे रहे हो। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो माँ चुपचाप बैठी हुई थी।
संतोष के घर वालों ने कह दिया है कि बिना सामान के शादी नहीं करेंगे। मैंने खामोशी से पानी पिया और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। दिल में कुछ टूट सा गया था। अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर से कुछ पैसे उधार मांगे। वो मेरी आदत जानते थे। बोले, नवीन, सोच कर लेना, कर्ज लेना आसान होता है लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल। पर बहन की शादी का सवाल था, इज्जत का सवाल था। इस तरह मैंने पहले कर्ज लिया, फिर दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते सोनिया की शादी हो गई। सादगी से हुई, लेकिन मुझे पता था कि सादगी के पीछे छिपे हुए कर्ज के पीछे कितनी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सोनिया के ससुराल वालों ने शादी के बाद कहा, शुक्र है कुछ तो दिया। मैंने सर झुका लिया, न बोल सका न कुछ सुन सका। बाकी 4 बहनें अभी बाकी थीं और रिश्ते वाले हर बार एक नई लिस्ट लेकर आते थे। माँ हर बार कहती, हम और क्या कर सकते हैं। एक दिन मेरे दोस्त कबीर ने कहा, अरे यार, तू कब शादी करेगा, तेरी भी तो उम्र निकल रही है। मैंने मुस्कुराकर बोला, जब सब बहनों के लिए फर्ज अदा कर दूंगा। अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। माँ तो कुछ कहती होगी ना। कहती है, पहले बहनों की फिक्र करो, बाद में अपनी। फिर दूसरी बहन का रिश्ता तय हुआ। इस बार दहेज में अलमारी, बेड और एलईडी टीवी की मांग हुई। मैंने सुना तो हंसने लगा। ये तो जैसे खरीदारी की लिस्ट है। माँ ने आंखें चुराते हुए कहा, बेटा, जो दे सकते हो दे दो, बाकी भगवान की मर्जी। अब कर्ज का बोझ और बढ़ गया था। लेकिन बहन की विदाई के बाद जब वो माँ को मुड़कर देखती है तो लगा कि शायद ये आंसू कर्ज से ज्यादा कीमती थे। तीसरी बहन की शादी पर मैंने सोना गिरवी रखवाया। चौथी की शादी पर मैंने मोटरसाइकिल बेच दी। 5वीं की शादी पर तो मैंने तनख्वाह के आखिरी कागज तक गिरवी रखवा दिए। और इस तरह 5 बहनें अपने घर की हो गईं। जब 5 बहनें अपने घर को चली गईं तो माँ ने एक शाम चाय के साथ कहा, नवीन, अब तुम्हें भी घर बसा लेना चाहिए। अब ये घर बहुत सुनसान लगने लगा है। मैं चुप रहा, कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ इतना बोला, माँ, कर्ज अभी बाकी है। माँ बोली, कर्ज तो जिंदगी भर रहेगा, मगर तेरे सर पर छत तो होनी चाहिए जो तेरी हो। पत्नी तुम्हारे दुख की साथी बनेगी। माँ की बात को मैंने टाला नहीं, बस सुना और चुप रहा। 2 हफ्ते बाद माँ ने दोबारा से बात छेड़ी। मेरी सहेली की बेटी सीमा अच्छी लड़की है, अगर तुम तैयार हो तो बात आगे बढ़ाऊं। आंटी का घर हमसे ज्यादा गरीब था। सीमा पढ़ी लिखी थी, नरम मिजाज की, लेकिन मुझे ये रिश्ता किसी मजबूरी के जैसे लगता था। फिर भी माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। माँ को बस ये भरोसा था कि पत्नी घर की होनी चाहिए, समझदार हो। मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किया। शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। आंटी ने 2 जोड़ी कपड़े, एक गैस चूल्हा और एक कुकर देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। दिल में कुछ खटका, लेकिन जुबान बंद रखी। सीमा हमारे घर आ गई। वो बात कम करती थी, सुनती ज्यादा थी। हर वक्त माँ के साथ लगी रहती, घर के कामों में भी साथ देती। लेकिन दिल का वो हिस्सा जो मोहब्बत देना जानता था, वो शायद कहीं और ही उलझा हुआ था। पहले दिन ही माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, तुम्हारी पत्नी है, नई दुल्हन है, उसके साथ नरमी से पेश आना। मैंने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खोखला सा था। उसका कोई भी दहेज नहीं था, न बेड, न किचन सेट और न सोने का कोई जेवर। हर वो चीज जिसे मैं सालों से बहनों की शादी में लेता देखता आया था, अब मेरी अपनी शादी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन जब मोहल्ले के पुराने दोस्त ने मुझसे हंसकर मजाक में कहा, नवीन, दुल्हन के साथ क्या क्या आया है, मैं चुप हो गया। उसी दिन पहली बार दिल में चुभती हुई चोट लगी। सीमा ने किसी दिन मेरे लिए बिरयानी बनाई। मैंने चखी और बस इतना कहा, ये सब कुछ भी तुम्हारी माँ के दहेज के जैसा है, बिल्कुल बिना स्वाद का। उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बर्तन उठाकर किचन में चली गई। माँ ने बाद में कहा, नवीन, वो तो बेचारी है, तुम्हारे साथ निभाने आई है। उसका इसमें क्या कसूर है कि उसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया। कसूर वही है माँ कि वो खाली हाथ आई है। मैंने बहनों की शादी में दुनिया भर का सामान दिया था, किसी ने खाली हाथ नहीं अपनाया, और मैं सब कुछ बर्दाश्त करके खाली हाथ अपना लिया। माँ ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे कहना चाहती हो कि ये कौन बोल रहा है, मेरा बेटा या कोई और। वक्त गुजरता रहा। सीमा हर दिन कोशिश करती रही कि घर का सुकून बना रहे, लेकिन मेरी बातें, मेरे ताने उसके सब्र को लगातार आजमाते रहे। मैंने कभी खुलकर प्यार नहीं जताया और ना ही कभी कुछ अच्छा कहा। वो मेरे लिए सिर्फ एक औरत थी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा तो बन गई थी, लेकिन दिल का नहीं। फिर एक दिन माँ ने बताया, सीमा उम्मीद से है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर कमरे में चला गया। 9 महीने गुजरे। एक दिन अस्पताल से फोन आया, बधाई हो,
आपको बेटी हुई है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, बस्ता उठाया और स्कूल चला गया। ना अस्पताल गया और ना ही बच्ची को देखा। शाम को माँ ने बताया, बच्ची बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी आंखें हैं। तो क्या करूँगा, बेटा होता तो शायद खुशी भी होती। सीमा ने बेटी का नाम माही रखा। वो उसके आसपास ऐसे घूमती रहती जैसे वो कोई खजाना हो। मैंने कभी उसे गोद में नहीं उठाया, ना ही कभी माही को प्यार से बुलाया। एक बार माँ ने मुझे झकझोरते हुए कहा, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा ही खून है, कुछ तो प्यार दिखाओ। प्यार? मैं तो बारिश चाहता था, बेटी का क्या फायदा। सीमा ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस माही को अपनी गोद में लिया और अंदर कमरे में चली गई। मैं शाम को बाहर बैठकर चाय पीता रहा, जैसे कुछ खास नहीं हुआ। मोहल्ले की औरतें देखने आईं, बेटी मुबारक हो, और मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर कहता, ठीक है। दिल में चुभन बढ़ती जा रही थी, हर चीज में कमी महसूस होती। पत्नी की खामोशी, बेटी की मौजूदगी, सब कुछ एक बोझ लगने लगा था। माही के पैदाइश के बाद घर में खामोशी आदत हो गई थी। सीमा सुबह से शाम तक बस माही के आगे पीछे घूमती, काम संभालती, और मैं नौकरी, कर्ज और अपनी उलझनों में ही उलझा रहता। लेकिन इस रूटीन को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरी बार जब सीमा उम्मीद से हुई तो माँ ने हल्की सी खुशी के साथ कहा, शायद अब की बेटा हो जाए, घर में रौनक आ जाएगी। मैं ठंडे लहजे में बोला, उम्मीद की बात है, लेकिन ये भी पहले जैसा ना हो जाए। सीमा ने कुछ भी नहीं कहा। वो पहले ही जान चुकी थी कि मैं किस सोच के साथ सांस ले रहा हूँ। वही दिन गुजरे, उसका पेट का उभार बढ़ा और मेरी खामोशी और ज्यादा गहरी होती चली गई। 9 महीने बाद जब दूसरी बेटी की पैदाइश की खबर मिली तो मैं अस्पताल के रास्ते में बैठा एक पुरानी फाइल के पन्ने पलट रहा था। डॉक्टर ने आकर बताया, बधाई हो, एक और बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। मेरे चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मैंने खामोशी से कागजों को समेटा और बिना अंदर जाए अस्पताल से बाहर निकल आया। शाम को माँ ने दरवाजा खोला, मेरा चेहरा देखा और धीरे से बोली, बेटा भी भगवान की देन होता है और बेटी भी। माँ, ये सब बातें अच्छी तब लगती हैं जब सिर्फ सुनी जा रही हों, खुद पर बीते तो बहुत जलन होती है। माँ ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, कुछ कहना चाही, फिर खामोश हो गई। सीमा की कोख से दूसरी बेटी भी आ गई और मैं उसी दिन से दोनों बेटियों से अजनबी की तरह रवैया रखने लगा। माँ ही अब 2 साल की हो गई थी और नई पैदा हुई बेटी भी अब अपनी माँ की गोद में थी। मेरे लिए दोनों सिर्फ एक बोझ और एक जिम्मेदारी थी। एक दिन मैं स्कूल से आया तो माँ ही दरवाजे पर खड़ी थी, छोटे हाथों में पानी का गिलास था। मैंने गिलास पकड़ा और तेज लहजे में कहा, गिर जाएगा, ये काम बड़ों का है। वो डर गई, पीछे हटी और सीमा उसे अपने साथ ले गई। माँ पास बैठी हुई थी, बोली, बच्ची है, अपने पिता से प्यार चाहती है, ना कि डांट। प्यार बेटे से होता है माँ, बेटियों से तो सिर्फ खर्च बढ़ जाते हैं। माँ ने अपने पल्लू को ठीक किया और कहा, बेटियों को जब तुम ही नहीं अपनाओगे तो फिर दुनिया क्या करेगी। उन दिनों माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी, कभी कमर में दर्द, कभी बुखार। मैं दवाई उनके लिए खरीद कर लाता, लेकिन वक्त अब उनके हाथ से निकल रहा था। वो अक्सर कहती, तुम दिल से बहुत कठोर होते जा रहे हो नवीन, भगवान तुम्हें नरमी दे। मैं जवाब देता, माँ, वक्त ने नरम रहने की इजाजत कब दी है। कुछ महीनों बाद माँ बिस्तर से ना उठ सकी। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर बुलाया, दवा लेकर आया, लेकिन वक्त की मार से कोई नहीं बचा। माँ एक रात खामोशी से इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद अब घर में सिर्फ 4 लोग ही रह गए थे, मैं, सीमा और 2 छोटी बेटियां। सीमा ने माँ के लिए शांति पाठ करवाया। कुछ दिनों तक मोहल्ले की औरतें भी आती रहीं, लेकिन मैं अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। माँ मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत नरमी कायम रखने की कोशिश करती थी, वो भी अब वक्त के साथ दफन हो चुकी थी। अब सीमा की आंखों में डर था। वो पहले भी मेरी खामोशी से डरती थी, अब मेरे व्यवहार से सहमी रहती। बेटियां भी दिन ब दिन खामोश हो रही थीं। जब मैं घर आता तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में बैठ जाती। माही अब 3 साल की हो गई थी और छोटी वाली हेमा मुश्किल से 1 साल की। एक बार माही ने आंगन में खेलते हुए मेरी चप्पल पहन ली और हंसते हुए बोली, पापा देखो, आप जैसी लग रही हूँ। मैंने कठोर लहजे में बोला, निकालो मेरी चप्पल, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। सीमा ने तुरंत आकर उसे उठा लिया। चलो माही, तुम्हारे पापा अभी बहुत थके हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे हर दिन मैं कोई ना कोई कमी निकाल लेता था, जिससे सीमा को एहसास दिलाता कि वो कुछ नहीं दे सकती है मुझे। और अब सिर्फ बेटियों की लाइन लग रही है। बेटियों के बीच गुजरते दिन मेरे लिए एक रोज नया बोझ बनते जा रहे थे।
माही अब स्कूल जाने लगी थी और छोटी हेमा भी बोलने लगी थी। दोनों बहनें घर में खेलती, हंसती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता। एक शाम स्कूल से वापसी पर मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गया। सीमा ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने एक घूंट पिया और सामने बैठी माही को देखा, जो अपनी कॉपी में रंग भर रही थी। ये सब किस काम के? ना इनके पास दहेज होगा और ना इनका बाप कुछ दे सकेगा, फिर सिर्फ बोझ बढ़ता जा रहा है। सीमा ने धीरे से कहा, भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद दो। धन्यवाद दूं? मैं हंसने लगा। 2 बार भगवान ने दिया और दोनों बार बेटी। तीसरी की नौबत आई तो शायद वही देगा जो मुझे वारिस मिल सके। उसी रात मैं देर तक बैठा कुछ सोचता रहा। फिर अगले दिन स्कूल में अपने कलीग विनोद से बात की। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो चौंक गया। क्यों? पहली बीवी तो जिंदा है और अगर वो चाहेगी तो तलाक दे दूंगा और नहीं चाहेगी तो खामोशी से उसे रहना पड़ेगा। अब 2 बेटियां भी हो गई हैं, लेकिन अब मुझे बेटा चाहिए। विनोद ने खामोशी से सिर हिलाया, फिर धीरे से बोला, मेरी बहन नम्रता है। वो तलाकशुदा है। उसका पति एक नशेड़ी था, मारपीट करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक हो गया। अब वो माँ बाप के घर है। हम बहुत समय से उसके लिए दूसरा पति ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक तलाकशुदा का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। मैंने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर वो तैयार है तो बात आगे बढ़ाओ, मैं भी तैयार हूँ। 1 हफ्ते बाद नम्रता से शादी हो गई, बहुत ही साधारण तरीके से। कुछ ही लोग शामिल थे, मेरे नाम के साथ वो जुड़ गई। जब नम्रता को पहली बार घर लाया तो सीमा ने दरवाजा खोला। वो खामोशी से नम्रता को अपने साथ अंदर लेकर गई। ना कोई ताना और ना कोई शिकायत। कमरे में अच्छे से चादर बिछाई, चाय बनाई और वापस अपने बच्चों के कमरे में चली गई। मैंने सीमा से पहले ही कह दिया था कि अगर उसे तलाक चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो मेरी दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है। मुझे उसकी बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता रहा कि शायद अभी नहीं, लेकिन किसी दिन तो ये शोर करेगी, बच्चों को लेकर चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस खामोश हो गई थी। नम्रता की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। वो बातों में तेज, तौर तरीके में जल्दबाज, लेकिन अंदर से वो भी जिंदगी के जख्मों से गुजर चुकी थी। कुछ दिनों में घर के माहौल को समझने लगी। माही और हेमा शुरू में नम्रता से डरी रहती थीं, लेकिन नम्रता उनके साथ बहुत प्यार से पेश आती। कभी उनके बाल ठीक करती, कभी कहानियां सुनाती। एक दिन नम्रता ने मुझसे कहा, आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, इनसे बात कर लिया करिए। मैं ताना मारते हुए बोला, प्यार का क्या फायदा है, कल यही मेरे सिर पर बोझ बन जाएंगी। नम्रता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से वो बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। मैं नम्रता के साथ खुश था, इस उम्मीद पर कि भगवान मुझे अब बेटा देगा। सीमा रोजाना के कामकाज में व्यस्त हो गई, जैसे उसका अपना वजूद अब सिर्फ साया बनकर रह गया था। एक दिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो माही और हेमा नम्रता के साथ बैठकर चित्र में रंग भर रही थी। नम्रता ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपकी बेटियां बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनने वाली हैं। उम्मीद है बेटे के साथ रंग भी बदल जाएंगे। मेरी बातें अक्सर जहर बोलती थीं और मैं ये बात अच्छे से जानता भी था, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता था। कुछ महीनों बाद नम्रता भी उम्मीद से हुई। इस खबर से मैं खुशी से बेकाबू हो गया। शाम को मिठाई लेकर आया, बच्चों के लिए भी खिलौने, और पहली बार सबको साथ बिठाकर खाना खाया। सीमा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, जैसे बरसों बाद किसी अजनबी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। रात को नम्रता ने कहा, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि इस बार भगवान मेरी सुन लेगा। अगले दिन से मैं नम्रता का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वक्त पर दवा, अच्छी खुराक, आराम। पत्नी से ज्यादा वो अब मेरे सपनों की बुनियाद बन चुकी थी। सीमा उन दोनों की चुपचाप सेवा में लगी रहती। बच्चों को स्कूल से जाना, वापस लाना, नम्रता के साथ वक्त गुजारना, घर के काम संभालना। वो ना जिद करती थी, ना कोई शिकायत। एक बार माही बुखार में तप रही थी। मैं बाहर से आया तो सीमा ने कहा, माही की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने सरसरा सा जवाब दिया, कल ले जाऊंगा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। सीमा ने कुछ नहीं कहा। खुद आधी रात को वो माही को दुपट्टे में लपेटकर अस्पताल लेकर गई। मैं उस रात नम्रता के साथ आराम से कमरे में बैठा था और सीमा सारी रात बच्ची के माथे पर पट्टियां करती रही। नम्रता की उम्मीद ने मेरे अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया था।
हर सुबह स्कूल जाने से पहले मैं नम्रता का हाल चाल लेता, दवा भी चेक करता और जाकर मुस्कुराकर कहता, अब की बार बेटा होगा, मेरा बाजू, मेरा बारिश। नम्रता जवाब में कहती, भगवान करे ऐसा ही हो। घर के माहौल में अब खुशहाली दिखने लगी थी। सीमा जो अब तक चुप रहकर सब कुछ सह रही थी, नम्रता के लिए खाना बनाती, दवा भी वक्त पर देती, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी उसे वक्त देती। मैं सब कुछ देखता लेकिन कभी भी कोई धन्यवाद नहीं देता। मैंने अपने लिए एक नई अलमारी खरीदी जिसमें नन्हे कपड़ों के लिए जगह बनाई। नीले रंग के कपड़े, जूते और एक टोपी, सब कुछ बेटे के लिए था। माही ने वो जूते देखकर पूछा, पापा ये किसके लिए हैं? मैंने कहा, तुम्हारा भाई आएगा, वो पहनेगा। हेमा ने भी पीछे से कहा, तो क्या हम नहीं पहन सकते? मैं बिना उनकी तरफ देखे बोला, ये सिर्फ लड़कों की चीजें हैं। कुछ महीने बाद नम्रता की तबीयत खराब हुई। मैं तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया, मुमकिन है कि जुड़वा बच्चे होंगे। अभी पूरी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन आप सावधानी बरतिए। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी सिहरन और खुशी दोनों एक साथ जागे। मैंने नम्रता को तसल्ली दी, चाहे जुड़वा हो, भगवान बस बेटे दे दे। वक्त गुजर गया। मैं कई जगह पर जाकर मन्नतें मांगता रहा। कभी किसी बाबा से ताबीज लेता तो कभी किसी बड़े मंदिर के पंडित से खास पूजा करवाता। आखिरी दिन आया तो मैं नम्रता को अस्पताल लेकर गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप नाराज तो नहीं होंगे? जो भी हो, भगवान की मर्जी होगी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बस मेरी प्रार्थना भगवान सुन ले, बस यही ख्वाहिश पूरी हो जाए। 2 घंटे के बाद नर्स बाहर आई। मेरे हाथ पसीने से भरे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर कहा, बधाई हो, दोनों बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं, जुड़वा बेटियां। माँ भी ठीक है। मैं खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से आवाज़ ही खींच ली हो। मैं एक कदम पीछे हटा और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। नम्रता को जब होश आया तो उसने मुझे देखा। आंखों में सवाल था। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं अस्पताल से सीधा घर नहीं गया। स्कूल चला गया और शाम तक वहीं पर बैठा रहा। सीमा, नम्रता और जुड़वा बेटियों को जब घर लेकर आई तो पूरा घर बच्चों की आवाज़ों से गूंजने लगा। माही और हेमा खुश थीं। नन्ही बहनों को देखकर उछल रही थीं। सीमा ने चादर में दोनों बच्चियों को लपेटा और फिर कमरे में आकर कहा, देखिए, भगवान का आशीर्वाद है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर आंखें फेरी। ये कोई आशीर्वाद नहीं है, बल्कि मेरी मुश्किलें हैं। सीमा खामोशी से बेटियों को लेकर वापस चली गई। अब घर में 4 बेटियां थीं। हर तरफ कपड़ों का ढेर, बोतलें, खिलौने और रोने की आवाज़ें। नम्रता और सीमा दोनों व्यस्त हो गईं। दिन रात बच्चों में गुजारने लगा। मैं घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने से बचने लगा। स्कूल के बाद देर तक बाहर बैठा रहता, कभी किसी दोस्त के घर तो कभी किसी और जगह। एक दिन माही मेरे पास आई, हाथ में कागज़ था। पापा, स्कूल से मुझे स्टार मिला है, देखिए। मैंने कागज़ पढ़कर टेबल पर रख दिया। ठीक है, अब जाकर पढ़ाई करो। माही ने पूछा, पापा आप खुश नहीं हुए? मैंने कठोर लहजे में कहा, जब तुम में से कोई अच्छा कुछ काम कर लेगा तब खुशी मनाऊंगा। वो चुपचाप वापस चली गई। 4 बेटियों की मौजूदगी मेरे लिए रोज एक सवाल बन गई थी। स्कूल में बैठा रहता तो हिसाब किताब करता, कितने कपड़े लगते हैं, कितनी फीस चाहिए, खाने का खर्च, दवा, स्कूल, किताबें और फिर शादियों का बोझ अलग। मेरे अंदर से हर रोज एक ही बात बोलती थी, तुम्हारे पास सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, कोई सहारा नहीं है। घर आता तो हर तरफ बच्चों की आवाज़ें होती। कभी माही कहती, पापा देखिए मेरी नई कॉपी। कभी हेमा, पापा आज मैंने स्कूल में गाना सुनाया था। और बाकी छोटी बच्चियां मेरे आसपास घूम रही होती, लेकिन मेरे कान उन आवाज़ों से भर गए थे। मुझे वो शोर लगता था जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। नम्रता और सीमा थक चुकी थी। सीमा पहले से ही खामोश मिजाज थी, अब और ज़्यादा ढली हुई थी। हर सुबह बच्चियों का नाश्ता, स्कूल, कपड़े, नहाना और दोपहर का खाना संभालती। नम्रता छोटी बच्चियों के साथ जुड़ी रहती। दोनों बीवियां घर चलाती थीं और मैं सिर्फ गुजारा करता था। एक शाम जब मैं गेट से बाहर आया, माही ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर बोली, पापा आपके लिए हमने तस्वीर बनाई है, देखिए। मैंने तस्वीर देखे बिना ही कहा, पहले पानी लेकर आओ। माही ने तस्वीर नीचे रखी और दौड़कर किचन में गई। पानी लेकर आई, लेकिन मेरे हाथ में गिलास देते वक्त जरा सा पानी गिर गया। अंधी हो गई हो क्या? गिलास भी पकड़ना नहीं आता? मैं चिल्लाकर बोला। वो घबरा गई और तस्वीर के कागज़ पर पानी गिर गया। ये मेरी तस्वीर खराब हो गई,
वो बोली, लेकिन मैं पलटकर कमरे में चला गया। नम्रता ने कहा, माही सारा दिन वही तस्वीर बना रही थी, सिर्फ आपके लिए। मेरे पास वक्त नहीं है फिजूल की चीजों के लिए। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। दिमाग में सच में कुछ और ही चल रहा था। हफ्तों से एक ख्याल मेरे साथ सोता जागता था, एक आखिरी रास्ता, एक हल जो मुझे उन सब बोझ से छुटकारा दिला सकता था। पहले उसे ख्याल समझा और फिर अब वो फैसला बन चुका था। एक दिन मैंने सीमा से कहा, कल छुट्टी है, बेटियों को बाहर ले चलेंगे, नदी के किनारे। सीमा ने हैरत से देखा, आप खुद कहीं लेकर जा रहे हैं? हाँ, वक्त देना चाहिए उनके लिए। माँ ही खुशी से उछल पड़ी, पापा हमें लेकर चलेंगे क्या सच में? हेमा ने तुरंत कहा, मैं अपना रंग बिरंगा दुपट्टा पहनूंगी। छोटी बच्चियां कुछ समझ न सकी, लेकिन माँ ही सबको एक एक करके हिदायत दे रही थी कि कौन क्या पहनेगा, कैसे तैयार होंगे। घर में कई दिन बाद खुशी सी दिख रही थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ उनके लिए थी। मेरे अंदर खामोशी थी, एक प्लान था। अगले दिन मैंने सुबह नाश्ता किया, सबको तैयार होने के लिए कहा और गाड़ी निकाली। सीमा और नम्रता दोनों ने साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन मैंने मना कर दिया। आज सिर्फ बेटियों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, कुछ यादें बनानी हैं। सीमा ने कोई एतराज नहीं किया, बस एक बार माही के बाल ठीक किए और धीरे से बोली, पापा का कहना मानना, सबकी देखभाल करना। रास्ते में बेटियां गाने गुनगुना रही थीं, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। मैं खामोश था, सिर्फ गाड़ी चला रहा था। नदी का किनारा सुनसान था, हवा में नमी थी और पानी की लहरें काफी तेज। बेटियां एक साथ गाड़ी से उतरीं और दौड़कर नदी के किनारे गईं। माही ने कहा, पापा नदी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, मासूम चेहरे, मुस्कुराती आंखें, और मैंने दिल की दीवार को और ज्यादा कठोर कर लिया। माही मेरे पास आई, हाथ पकड़कर बोली, पापा आप भी पानी के पास चलिए, हम सब खेलेंगे। मैंने कहा, हाँ मैं अभी आता हूँ, तुम सब जरा सामने खड़ी हो जाओ, एक तस्वीर खींचनी है। सारी बेटियां खुशी से एक लाइन में खड़ी हो गईं। लहरें उनके पीछे शोर कर रही थीं। मैं एक एक करके उनके पास गया, उनके सर पर हाथ रखा और फिर पहली को धक्का दे दिया। वो चिल्लाकर पानी में गिरी। दूसरी को देखने का एक मौका भी नहीं दिया, वो भी बहा दी। तीसरी और चौथी। हर धक्का एक फैसला था, हर चीख एक सवाल थी, लेकिन मैं जवाब देने के मूड में नहीं था। कुछ लम्हों में ही वो नदी अपनी लहरों के साथ मेरी बेटियों को निगल चुकी थी। मैं कुछ कदम पीछे हटा और नदी को देखता रहा। मेरे अंदर कोई आवाज नहीं थी, ना कोई पछतावा, ना कोई डर। वापस आकर मैं गाड़ी से मुड़ा, पीछे देखा, पानी चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर पहुंचा तो सीमा और नम्रता दरवाजे पर खड़ी थी। मैं गहरी सांस लेते हुए बोला, नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ गया था, सारी बेटियां बह गईं, मैं कुछ भी नहीं कर सका। सीमा जमीन पर बैठ गई, हाथ मुंह पर रख लिया और नम्रता की आंखें फैल गईं। मैं बस खामोशी से अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। सीमा अभी तक दरवाजे के पास बैठी थी और नम्रता पत्थर बनी खड़ी थी। मेरे मुंह से निकली एक बात, नदी का पानी बहुत तेज था, सब कुछ पल भर में हो गया और बस। ना मैं रोया, ना कोई दुख दिखाया। सीमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन जुबान जैसे बंद थी। नम्रता की सांसें तेज हो गईं, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। मैं सीधा कमरे में चला गया था और बिस्तर पर लेट गया, जैसे एक थका हुआ आदमी जो बहुत कुछ बर्दाश्त करके वापस आया हो। अगले दिन मोहल्ले में एक नई कहानी फैल गई कि नदी का बहाव बहुत तेज आया, जिसमें 4 बच्चियां बह गईं। किसी ने भी सवाल नहीं किया, किसी ने भी शक नहीं किया। सीमा ने रिश्तेदारों को खुद फोन करके एक साधारण तरीके से कहा, फिर लोग आए, दुख जताया और चुपचाप चले गए। 3 दिन स्कूल से छुट्टी ले ली। तीसरे दिन नम्रता ने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चलते हैं, दिमाग हट जाएगा। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये सब किस्मत की बात है, बस अब आगे बढ़ना है। कुछ महीने बाद नम्रता ने बताया कि वो फिर से उम्मीद से है। मैंने तुरंत नज़र उस पर जमा ली। भरोसा है? हाँ, टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने इस बात में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। सीमा ने जब सुना तो कुछ देर के लिए पत्थर रह गई, फिर बस इतना बोली, भगवान सब ठीक करे। इस बार मैं किसी भी बाबा के पास किसी से कोई खास पूजा करवाने या मन्नत मांगने के लिए नहीं गया। मैं सिर्फ खामोश रहा और फिर जब वक्त आया, नम्रता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर पहली बार मैं अस्पताल के कमरे में खुशी से घूम रहा था। मैंने बेटे को गोद में लिया, माथे पर चूमा और कहा, अब मेरा बारिश आया है। नम्रता थकी हुई मुस्कुरा रही थी। सीमा कमरे के एक कोने में खड़ी हुई सब कुछ खामोशी से देख रही थी। मैंने पहली बार सीमा से निगाह मिलाई और धीरे से कहा,
भगवान ने भले ही देर से ही सही लेकिन मुझे दे दिया। सीमा ने हल्की मुस्कान दी। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर चली गई। बेटे का नाम मैंने खुद रखा, आदित्य। पहला दिन, पहला नाम, पहला एहसास, जिसे मैं बरसों से महसूस करना चाहता था। आदित्य की पैदाइश के बाद जिंदगी जैसे एक नई डगर पर आ गई थी। मैं दिन रात उसके आसपास घूमता, खिलौने खरीदता, कपड़े बदलता, तस्वीरें खींचता। घर में अब वही बच्चा सबका खास बन चुका था। फिर 1 साल बीता और नम्रता फिर से उम्मीद से थी, और इस बार फिर से एक बेटा पैदा हुआ। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। लोगों के बीच में जब बैठता तो बड़े ही गर्व से कहता, मेरे 2 बेटे हैं। एक दिन देखना, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और फिर मेरा तीसरा बेटा भी दुनिया में आ गया। नम्रता ने इस बार भी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया। सीमा का व्यवहार भी बदला नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई बच्चों की देखभाल करती, नम्रता का साथ देती और बिना किसी शिकायत के जिंदगी गुजारती रही। अब मेरे घर में 3 बेटे थे और मेरी दुनिया पूरी हो चुकी थी। मैं अक्सर लोगों को कहता, असली वारिस तो बेटे ही होते हैं, बेटियां तो विदा हो जाती हैं। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग एक दिन बैठे थे। किसी ने पूछा, तुम्हारी 4 बेटियां थी ना? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, किस्मत की बात है, पानी ले गया सबको। ये जवाब मेरे लिए रट्टी रटाई बात बन चुकी थी। मैं ज्यादा कुछ सोचता नहीं था। मेरे लिए बेटियों का वो पन्ना बंद हो चुका था और मैं अपने बेटों के साथ अपनी नई जिंदगी में बहुत मगन होता जा रहा था। मैंने तीनों बेटों के लिए अच्छे स्कूल चुने। उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनके कपड़े, सब कुछ बेहतरीन किया। उनके कमरों में एसी, उनके हाथों में मोबाइल और मेरी जुबान पर बस एक प्रार्थना, यही मेरा सहारा बनेंगे। आदित्य अब 7 साल का हो चुका था और बाकी दोनों 5 और 3 के थे। हर शाम को मैं उनके साथ बैठता, होमवर्क करवाता, कहानी सुनाता। तीनों बेटे बड़े हो चुके थे। आदित्य ने MBA पूरा कर लिया था। दूसरा बेटा साहिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम कर रहा था और सबसे छोटा प्रवीण यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। घर में इज्जत, दौलत, सब कुछ मौजूद था। मैं अक्सर मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ बैठकर कहता, औलाद हो तो ऐसी हो, बेटों के बिना तो जिंदगी सिर्फ दुखों के साथ है। साहिल ने एक बार आकर कहा, पापा मेरे पास एक प्लान है। नदी के किनारे एक फार्म प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। जाकर जगह देखनी है, आप भी चलिए। मैं हंसकर बोला, इतने सालों के बाद तुम लोग नदी के पास जाना चाहते हो? आदित्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा पुराना वक्त याद करना चाहते हैं, कुछ नई प्लानिंग भी तो सोचनी है। नदी का जिक्र सुनकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने चेहरे पर कुछ भी दिखने नहीं दिया। चलो, तुम लोगों का मन है तो मैं भी साथ चलता हूँ। अगले दिन सुबह वो तीनों गाड़ी लेकर आए। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते भर हंसी मजाक होता रहा। आदित्य बोला, पापा हम वहाँ खूब फोटो खींचेंगे, आप नदी के किनारे बैठिएगा तो बचपन जैसी खुशी आ जाएगी। मैं बाहर झांक कर बोला, वो जगह बहुत कुछ याद दिलाती है, पर अब सब कुछ अतीत में चला गया है। साहिल ने पीछे से हंसते हुए कहा, अतीत तो कब का खत्म हो चुका है पापा, अब तो सिर्फ भविष्य है, वो भी बहुत बेहतरीन। गाड़ी नदी के किनारे आकर रुकी। वही जगह थी, तेज लहरें, नमी भरी हवा और वही सन्नाटा जो बरसों पहले मेरे साथ रह गया था। हम सब नीचे उतरे। आदित्य कैमरा पकड़े था। प्रवीण आगे बढ़कर बोला, पापा जरा इधर आइए, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर रोशनी भी अच्छी है। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। पानी के शोर में कुछ यादें जैसे कंधे से लिपटने लगी। आदित्य ने कहा, पापा बस एक तस्वीर यहाँ पर खड़े होकर। मैं खड़ा हो गया। पीछे वो तीनों थे। साहिल ने कहा, पापा थोड़ा और आगे आइए, बिल्कुल किनारे पर। मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही मैंने अपना रुख मोड़ा, एक जोरदार धक्का। पानी की सर्दी ने एक लम्हे में मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मैं संभल नहीं पाया। लहरें मुझ पर चढ़ पड़ी। मैं हाथ पांव मारता रहा, लेकिन जमीन नीचे से खिसक चुकी थी। कानों में सिर्फ एक बात गूंजी, आप हमारी जायदाद पर सांप बनकर बैठे हुए थे, अब बस बहुत हो गया। पानी की गहराई में जाते जाते मेरी आंखों के सामने वे सब चेहरे आ गए जो बरसों से किसी धुंध में दबे हुए थे। माही, हेमा, पंखुड़ी, एक एक करके वे सारे पल याद आने लगे। वो बेटियों की खुशी, वो उनके खिलखिलाते हुए चेहरे, उनकी बातें। पापा आप बहुत अच्छे हैं, पापा मेरे लिए पानी ले आइए, पापा ये कपड़े देखिए, स्कूल के लिए नए हैं। पानी के अंदर आंखें खुल बंद होती रहीं। मैं ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाता, पर कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अकेला हूँ। जो बेटे मेरे बारिश थे वो फैसला सुना चुके थे।
जो बेटियां बोलती थीं वो आज याद बनकर सीने में उतर रही थीं। मैंने कई बार चिल्लाने की कोशिश की मगर आवाज पानी में डूब रही थी। शरीर कमजोर हो रहा था, सांस रुकने लगी थी, आंखें धुंधला रही थीं। तभी किसी ने मेरा बाजू पकड़ा, एक झटका और मैं सतह पर आ गया। खांसी, पानी भरी सांसें। किसी ने मेरे सीने पर दबाव दिया, मुंह खोला और फिर दोबारा दबाया। कुछ वक्त के बाद मैंने एक धुंधला सा चेहरा देखा, एक औरत। उसके चेहरे पर नरमी, हाथों पर ताकत। कौन हो तुम? उसने खामोशी से मुझे गाड़ी में डाला और अस्पताल लेकर गई। जब आंख खोली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में था। नर्स कुछ लिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, मुझे बचाया किसने है? नर्स बोली, एक लड़की थी, एनजीओ चलाती है, उसी ने तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवाया है। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? कमरे का दरवाजा खुला, वही दुपट्टा डाले लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सुकून, लेकिन आंखों में मानो कुछ साफ हो। मेरी आंखें अभी तक धुंधला ही देख रही थी, लेकिन वो चेहरा पूरी तरह से अजनबी होकर भी किसी सपने के जैसे लग रहा था। मैं बेड पर लेटा हुआ, सांस चढ़ी हुई थी और वो लड़की कुर्सी पर बैठी थी, दुपट्टा सर पर लिए खामोशी से मुझे देख रही थी। मैंने जुबान खोली, तुम कौन हो? उसने नजर नीचे करके कहा, इंसानियत के नाते मैंने आपको बचाया है। इंसानियत? मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, दुनिया में अभी भी ऐसी बातें बाकी हैं? वो चुप हो गई। मैं दोबारा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार उसने सर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहा, पंखुड़ी। जैसे वक्त के दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा, दिल रुक सा गया, हाथ अचानक से कांपने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। जी, मेरा नाम पंखुड़ी ही है, आपकी छोटी बेटी, जिसे आपने नदी के किनारे आखिरी धक्का दिया था। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, जुबान ठंडी हो गई, शरीर रुक सा गया था। मैं? तो तुम? बाकी 3 बहनें? वो चली गईं और मैं बच गई। मैंने आंखें बंद की। पंखुड़ी की आवाज तब जैसे मेरे कानों में घुल रही थी। एक अजनबी इंसान जो नदी के किनारे वॉक कर रहा था। उसने मुझे बहते हुए देखा, उसने हाथ बढ़ाया और मुझे किनारे पर खींच कर लाया। मेरी सांसें बंद हो रही थीं, लेकिन वो नहीं रुका। मुझे गाड़ी में लेकर अस्पताल लेकर गया। फिर मेरे अंदर से सवाल निकलने लगे। उस इंसान का नाम दिलीप था। वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, दोनों बेऔलाद थे। उसी दिन भगवान ने उन्हें एक बेटी दे दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने मेरा नाम नहीं बदला, पंखुड़ी ही रखा। मेरे बचपन में बताई गई बातें, मेरी याददाश्त के कुछ टुकड़े तब उन्होंने लिख कर रखे। वो कहते थे, एक दिन शायद तुम्हें अपनी असली पहचान मिल जाए। फिर उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। दिलीप अंकल हमेशा कहते थे, तुम मेरी प्यारी बेटी हो और हमेशा एक अच्छी बेटी बनकर जियो, बदले की आग में नहीं। मैंने उनकी बात मानी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर पीएचडी, और आज मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ और साथ में एक एनजीओ भी चलाती हूँ। क्या और बाकी बहनें? 3 बहनें नदी में चली गईं, सिर्फ मैं बची थी, वो भी इत्तेफाक से। मेरा सिर झुक गया, हाथ की उंगलियां कांपने लगीं। और तुमने मुझे क्यों बचाया? वो बोली, अगर मैं आपकी तरह नफरत करती तो आप आज जिंदा नहीं होते। मैं तो तुम्हें भूल चुका था। तुम कैसी हो? मैं खुद ही सब कुछ भूल चुकी थी। दिलीप अंकल ने कभी मुझे मजबूर नहीं किया, बस एक दिन उन्होंने मुझे सब कुछ याद दिलाया। एक बूढ़ा इंसान जो अपनी बेटियों को खुद ही नदी में बहा दे, वो कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। वो मुझे हमेशा यही कहते थे, जब वक्त आए तो तुम उसका सामना करना। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। वो पंखुड़ी थी, वही जिसकी मुस्कुराहट मेरे हाथों दफन हो गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि मैं बेटी थी। बेटियां मार सकती हैं, लेकिन माँ बाप से नफरत नहीं कर सकती। मेरे आंसू बहने लगे। तुमने मुझे माफ कर दिया, जिस दिन बचाया उस दिन माफ कर दिया। और तुम्हारी माँ सीमा, उसे कुछ पता है? हाँ, उन्हें सब पता है। मैं उनसे मिलने गई थी और वो जानती हैं कि आप बच गए हैं। और किसने बचाया है? मैंने सिर झुकाकर कहा। तो फिर वो क्यों? क्योंकि आपकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। बेटे अब अपनी मर्जी से जी रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। और तुम यहाँ क्यों हो? सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि आपको कुछ एहसास हुआ भी है या नहीं। सब कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। पंखुड़ी उठ खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ। आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो फिर आप एनजीओ में आ सकते हैं, जिसकी बुनियाद एक पिता के धोखे पर नहीं बल्कि एक बेटी की हिम्मत पर रखी गई है। तुम मुझे वहां पर जगह दोगी? वो मेरा नहीं, भगवान का घर है। वहां सबके लिए जगह है, यहाँ तक कि आपके जैसे लोगों के लिए भी दरवाजा खुला है। वो बाहर जाने लगी तो मैंने अचानक आवाज दी, पंखुड़ी। वो पलटी। बेटी, तुम मेरी बेटी हो? उसने सिर हिलाया। आपकी छोटी बेटी जिसे आपने भुला दिया, लेकिन भगवान ने नहीं।
वो दरवाज़ा पार करके चली गई और मैं खामोश कमरे में अकेला रह गया। आंखों में वही नज़र लिए, दिल में अपने गुनाहों का बोझ लिए, और शायद पहली बार मेरे दिल ने बेटी कहा। एनजीओ के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके बोर्ड पर लिखा था, उम्मीद, बेसहारा बच्चों और लोगों की उम्मीद। ये एक नई शुरुआत थी। मैं पहली बार उस बिल्डिंग में जा रहा था जिसकी बुनियाद मेरी नफरत और पंखुड़ी की कुर्बानी पर रखी गई थी। अंदर जाते हुए दीवारों पर रंगीन तस्वीरें थीं, बच्चों के हाथों से बनाए गए पोस्टर। हर कोने में एक एहसास सा था। एक नौजवान लड़की मेरे पास आई। वो शायद मुझे पहचान गई। आप नवीन साहब हैं? पंखुड़ी दीदी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं खामोशी से उसके पीछे चला गया। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। अंदर से पंखुड़ी बोली, आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। मैं अंदर गया। वो कुर्सी पर बैठी थी। सामने की टेबल पर फाइल रखी थी और एक कप चाय का रखा था। उसने मुझे देखकर धीरे से कहा, बैठिए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। नज़र झुकी हुई थी, लेकिन दिल में एक हलचल थी। ये जगह तुमने बनाई है? हाँ। वही दर्द जिसने मुझे बचपन में अनाथ कर दिया, वही मेरा मकसद बन गया था। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब दिलीप अंकल की वजह से ही हो पाया। मैंने दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। ये सब बच्चे घर से निकाल दिए गए हैं। कोई भाग आया, कोई अनाथ हो गया। जिन्हें दुनिया ने बोझ कहा, हमने उन्हें ही अपना समझा। मैंने धीरे से कहा, और तुमने उन सारे बोझ को अपना परिवार बना लिया। पंखुड़ी ने मेरी तरफ देखा। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो भी बारिश होती हैं। ये बात मुझे जिंदगी ने सिखाई है। अगर मैं भी माँ की कोख से बेटा बनकर निकलती तो शायद आज आपकी बारिश नहीं होती, बल्कि मुजरिम बन चुकी होती। मैंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन पहचान लिया, यही काफ़ी है। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया? आया, बहुत आया। लेकिन दिलीप अंकल ने कहा था, नफरत सिर्फ तब खत्म होती है जब माफ़ किया जाए। मैंने आपको बचाकर खुद को आज़ाद कर दिया। और तुम्हारी शादी, तुम्हारा बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। यही बच्चे मेरे वारिस हैं। जब मैं नहीं रहूंगी तो ये संस्थान उनके हाथों में होगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मुमकिन हो पाए तो मुझे भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने दो। मेरे बेटे मुझे नहीं अपनाएंगे। पंखुड़ी ने लम्हे भर मेरी तरफ देखा, फिर बोली, आप रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? यहाँ के बच्चे आपको सिर्फ दादाजी कहेंगे, ना नवीन साहब, ना कोई गुरु, और ना ही पापा, सिर्फ दादाजी। आप उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे, बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे, और उनकी नज़रों में वो पिता बनेंगे जो उनके नसीब से उनसे छीना गया है। मैंने सिर हिला दिया। आंखों में कोई धुंधलापन छा गया था। उसी शाम मुझे एक छोटा सा कमरा दिया गया। बिस्तर, एक टेबल और खिड़की से बाहर खेलते बच्चों की आवाज़ें। रात को जब लाइट बंद हुई और मैं बिस्तर पर लेटा तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सुकून वाकई में खामोशी में छुपा होता है, शोर में नहीं। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आया। दादाजी, नाश्ता हमारे साथ करिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, चलो चलते हैं। खाने के बाद पंखुड़ी आई। हाथ में फाइल थी। ये बच्चों का शेड्यूल है। अगर आप चाहें तो दिन में उनके साथ स्टोरी टाइम रख सकते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगा। जी, क्योंकि अब आपका सुनाने का वक्त आ चुका है। मैंने सिर हिला दिया। स्टोरी टाइम के लिए बैठा तो सारे बच्चे मेरे आसपास जमा हो गए। मैंने पहली कहानी सुनाई, एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपनी बेटी को बोझ समझता था और आखिरकार वो अपनी बेटियों से ही सबक सीखता है। कहानी सुनाने के बाद एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, वो आदमी आखिर में खुश हुआ या उदास? मैंने कहा, उसे सच समझने की ताकत मिल गई थी, वो काफ़ी था। वक्त ने एक बार फिर करवट ली और मैं एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ न वापसी का कोई रास्ता है, न साथ चलने वाला कोई। एनजीओ में कुछ महीने गुजरने के बाद पंखुड़ी ने मुझसे कहा, आपको बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है और यहाँ बच्चों की जगह सीमित है। मैंने सिर हिलाया। वो जानती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अब बोझ नहीं बनना चाहता था, किसी पर भी नहीं, यहाँ तक कि उस बेटी पर भी नहीं जो मेरी गलतियों को सहकर भी खामोश रही। ओल्ड एज होम में मेरा कमरा छोटा है, लेकिन खिड़की से धूप आती है। कभी कभार पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। यहाँ रहने वाले सब अपने अपने किसी को लिए बैठे हैं, और मैं भी। जब पहली बार यहाँ पहुंचा तो गेट पर बैठे नौजवान ने सवाल किया, नाम क्या है? नवीन। कोई रिश्तेदार? मैंने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, एक बेटी है, पंखुड़ी नाम है, वही मुझे लेकर आई। वो नौजवान बोला, बहुत सारे लोग तो बेटी की जगह बेटों का नाम लेते हैं, मगर छोड़ने फिर भी बेटियां ही आती हैं। ये बात जैसे मेरे सीने पर बोझ बनकर टिक गई। पत्नियों की बात करें तो सीमा अब इस दुनिया में नहीं,
वो एक दिन खामोशी से चली गई। पंखुड़ी ने ही मुझे आकर बताया था, सीमा माँ आखिरी वक्त तक आपकी ही फिक्र करती रहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अब उसका हिसाब मुझसे लगाना। मैंने उसे दिया ही क्या था। नम्रता अपने बेटों के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी, जिसके दरवाजे अब मेरे लिए बंद हैं। साहिल और प्रवीण साल में कभी कभार एक बार मुझे फ़ोन कर लेते हैं। आदित्य ने आखिरी बार सिर्फ इतना कहा था, पापा हमें आपसे नहीं बल्कि आपके फैसलों से दिक्कत है। मैंने खामोशी से सुना और फ़ोन बंद हो गया। पंखुड़ी कभी कभार आती है, हाथ में कभी फलों का थैला तो कभी कोई नया कपड़ा या चप्पल। वो आकर पूछती है, आपकी कमर में दर्द तो नहीं है? दवा ली थी सुबह? और मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ। एक दिन वो अपने साथ एक बच्ची को भी लेकर आई, 6-7 साल की होगी, हाथ में किताब थी। ये मेरे साथ एनजीओ में रहती है। इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया था, अब ये मेरे साथ है। वो बच्ची मेरे पास आई और हाथ में किताब पकड़कर बोली, दादाजी आपको पढ़ना आता है? मैंने किताब लेकर कहा, हाँ कभी पढ़ाया करता था। तो फिर मुझे भी पढ़ाइए। पंखुड़ी मुस्कुराई, दादाजी आप सबको कहानी सुनाते हैं? मैंने बेटी को गोद में उठाया और धीरे से कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे इंसान की जो सारी जिंदगी गलत सोचता रहा और आखिर में उसे सच का पता चल गया। दिन गुजरते रहे। मेरे कमरे में एक छोटा सा कोना है जिसमें एक रैक रखा था जिस पर कुछ किताबें हैं और उसके बगल में कील पर लटकी एक पुरानी सी तस्वीर, पंखुड़ी की, छोटी उम्र की, जिसे दिलीप अंकल ने बचाया था। हर महीने के कुछ दिनों में पंखुड़ी आती है, दवा चेक करती है, मेरे कमरे की सफाई करती है, मेरी देखभाल करती है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप से नफरत नहीं करती। ये सुनकर मैंने नजरें झुका ली। मैंने कहा, बेटी ये शब्द मेरे लिए सुकून जैसा है। उसने पूछा, और बाप के लिए क्या कहेंगे? ये शब्द तो किसी गुनहगार की याद दिलाता है। आप दादाजी नहीं, आप पिताजी हैं, लेकिन पिता बनने का अधिकार तभी मिलता है जब आप ये सीख लें कि औलाद क्या है। मैंने सीख लिया है पंखुड़ी, बस बहुत देर से सीखा, लेकिन दिल से सीखा, बस यही काफ़ी है पापा। आखिरी बार जब वो आई तो मेरे बाल और भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। कभी कभी सोचती हूँ, अगर आपने हमें नदी में धक्का नहीं दिया होता तो आज हम सब जिंदा होते। मैंने कहा, और शायद तुम इतनी मजबूत नहीं होती। शायद मैं पछताता भी नहीं। ये सच है कि तकदीर इंसान को तोड़ देती है, लेकिन ये भी है कि वहीं से उसे जोड़ना भी सिखाती है। तुम खुश हो पंखुड़ी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी का बोझ नहीं बल्कि बहुत लोगों की ताकत हूँ। मैंने उस दिन पहली बार दिल से प्रार्थना की, भगवान करे कि हर बाप को ऐसी ही बेटी मिले। बस शर्त यह है कि वो अपनी बेटी को बोझ न समझे, हमेशा उसे अपना वारिस समझे। वो जाने लगी और फिर पलटकर बोली, पापा अब आपके दिल में कोई बोझ है? मैंने कहा, नहीं, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारे बचपन की आवाज़। वो चली गई और मैं पहली बार अपने कमरे में अकेला नहीं था। मेरी आंखों से बहते हर आंसू अब जान चुके थे कि मैंने क्या किया था। मैं नवीन हूँ और मैं अब जान चुका हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती बल्कि बारिश होती हैं। वो माँ बाप की असली शान और जिंदगी की असली पहचान होती हैं। जो बेटियों को ठुकरा देते हैं, जिंदगी उन्हें उनका आईना ज़रूर दिखाती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नवीन ने जो अपनी बेटियों के साथ किया उसकी असली वजह क्या रही? क्यों उसके दिल में बेटियों के प्रति नफरत पैदा हुई? और क्या वो सच में माफ़ी के काबिल था? ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।